हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे हो सब लोग। होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक कॉर्पोरेट, एक बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनीज को कॉर्पोरेट्स बोलते हैं। एक कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा रेस करती है, तो हम लोग ने सीखा था शेयर बेच के रेस करती है, डिबेंचर बेच के रेस करती है, बॉन्ड्स बेच के रेस करती है, राइट? हाँ या ना? ठीक है। शेयर्स हम लोग ने स्टार्ट किया था। शेयर्स में कितने टाइप्स हैं? दो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का फीचर पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर का फीचर पढ़ा था। इक्विटी शेयर फटाफट से बताओ क्या होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, यही पढ़ा था आपने। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। Preference shares are those shares which have preference over equity shares, which have preference over equity shares in respect of payment of dividend and repayment of capital. Preference shareholders are the co-owner of the company. Preference shareholders are the co-owner of the company. ठीक है, ये मीनिंग था। फिर उसके फीचर्स पढ़े थे कि इक्विटी का जो कैपिटल होता है वो परमानेंट होता है, इनका परमानेंट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, इनको फिक्स रेट से मिलता है। हाँ या ना? ठीक है। और भी बहुत सारी बातें सीखी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता है, राइट? इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया होता है, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया होता है। हाँ या ना? ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो शेयर्स के कितने टाइप हैं? दो टाइप से, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स के भी दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अगेन रिपीट करता हूँ मैं, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बोलो? 8। देखो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो ये कितने टाइप हुए टोटल? 8 टाइप। तो इक्विटी शेयर के कितने टाइप है? 2 टाइप। प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप है? 8 टाइप। आपको कौन सा पढ़ना है? प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़ने हैं। इक्विटी के कितने? 2। नाम क्या है? इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है। मतलब अगर मेरे पास 10,000 शेयर है तो 10,000 वोटिंग राइट्स होंगे मेरे पास, 10,000 शेयर वोट दे पाऊंगा। सीखा है ना आपने 11 में, 1 शेयर 1 वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है। मेरे पास अगर 10,000 शेयर होंगे मैं 10,000 वोट दे पाऊंगा, राइट? ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होती हैं? एक शेयर है तो कंपनी ने मुझको स्पेसिफिकली बोला है कि आपका एक शेयर 1,000 वोटिंग राइट्स कैरी करता है। मतलब एक शेयर मेरे पास है तो मैं उससे 1,000 वोटिंग राइट्स एक वोट दूंगा, एक शेयर के बदले वोट दूंगा तो 1,000 वोट्स पड़ेंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वो डिपेंड्स करता है कंपनी टू कंपनी, शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर। ठीक है, चलो क्या ये एग्ज़ाम में आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो क्या आएगा एग्ज़ाम में? प्रेफरेंस शेयर का टाइप आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूँ? क्या आएगा एग्जाम में? प्रेफरेंस शेयर का टाइप आएगा। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 8 टाइप के। चलो एक एक स्टार्ट करें। प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग याद है ना? फटाफट से बोलो, प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग याद है? हाँ सर मीनिंग याद है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? वो शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर से पहले उनको प्रायोरिटी मिलती है। किस बात में प्रायोरिटी मिलती है? सर जब डिविडेंड की बारी आती है तो पहले मिलेगा, जब कैपिटल की बारी आएगी तो पहले कैपिटल मिलेगा। ठीक है, एग्री। नेक्स्ट, और क्या सीखा था? क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल होता है? क्या वो कंपनी में उनका पैसा परमानेंटली होता है? आंसर नहीं। कब तक होता है सर? जितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसा देगा उतने साल के लिए। से आप मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपने मेरे कंपनी के 12 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो आप मेरे कंपनी में आपका पैसा कितने साल तक होगा? 12 साल तक। आफ्टर 12 ईयर्स मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा और 12 साल तक मैं आपको डिविडेंड दूंगा और 12 साल के बाद मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा, मतलब रिडीम कर दूंगा विदाउट। मैक्सिमम कितने टाइम तक आप मेरे से प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हो? सोचो, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मैक्सिमम आप एक प्रेफरेंस शेयर मुझसे कितने साल के लिए खरीद सकते हो? 20 ईयर्स। मैक्स टू मैक्स 20 ईयर्स। मतलब अगर आप मुझसे प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो मैक्स टू मैक्स मुझे 20 साल के अंदर अंदर मुझे आपको आपका पैसा दे देना होता है। कितने साल के अंदर बोलो? 20 साल के अंदर अंदर मुझे आपको आपका पैसा दे देना होता है। मैक्सिमम 20 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो टाइप्स पढ़े एक एक। क्या है प्रेफरेंस शेयर टाइप? देखो फटाफट से। पहला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ऐसे करके पढ़ेंगे अपन, ऐसे जोड़ी में पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है। देखो समझना, मुझे बताओ
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूँ, मैं जो आपको डिविडेंड दूंगा वो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा? सर फिक्स्ड होगा। फिक्स मतलब जब आपने शेयर खरीदा होगा तभी मैंने आपको एक रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया होगा। से मैंने आपको रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया 10% कि मैं आपको एवरी ईयर 10% का डिविडेंड दूंगा। आप सब लोगों ने मेरे कंपनी का 1,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, याद करो लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। 1,000 प्रेफरेंस शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का, मतलब आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है। रिपीट कर दूं फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरी कंपनी का 1,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदा और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपये का, मतलब आपने मुझे कितना पे किया होगा? 1 लाख रुपये पे किया होगा ओवर। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 10%। तो जब ईयर एंड होगा तो आपको मुझसे डिविडेंड चाहिए? हाँ सर बिल्कुल चाहिए। कितना परसेंट? 10%। तो सर किसका 10%? अरे वो जो 1 लाख रुपए जो फेस वैल्यू है ना, देखो एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 है, तो 1000 प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 10%। ऑलवेज डिविडेंड किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है, याद रखना, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो फेस वैल्यू 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। तो मैं आपको डिविडेंड कितना दूंगा? 10,000 रुपये। अभी एग्जाम्पल देखना, ऐसा मान लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लिख दूँ, देखो 2018, 2019, 2020, ध्यान से देखो। 2018 में मेरी कंपनी ने प्रॉफिट किया 10 लाख रुपए का, मेरे पास प्रॉफिट था, मैंने आपको 2018 का प्रॉफिट दे दिया। 2019 आया, 2019 में मेरी कंपनी ने प्रॉफिट किया 12 लाख रुपए का, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। आपको डिविडेंड दे दिया मतलब आप कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। 2020 आया, 2020 में मेरी कंपनी ने प्रॉफिट किया 14 लाख रुपीज़ का, मेरे पास प्रॉफिट था, मैंने डिविडेंड दे दिया, ठीक है। अब समझना, 2021, 2022, 2023, 2021 में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? चाहे एक कितने का भी लॉस हुआ, मेरे को लॉस हुआ है, लिख दूँ क्या यहाँ पे? मुझे लॉस हुआ है, मान लो 5 लाख रुपए का कंपनी का लॉस हो गया। अच्छा, लॉस कभी होता है कंपनी को? मुझे बताओ, लॉस कभी होता है? सर जब उसका खर्चा ज़्यादा हो और उसका इनकम कम हो, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, मेरा इनकम कम हो, तो मुझे लॉस हो जाएगा। हाँ सर। अब समझो, तो क्या मैं इस साल मैंने डिविडेंड दिया होगा किसी को? आंसर बिल्कुल नहीं दिया होगा। याद रखना, कंपनी डिविडेंड कहाँ से पे करती है पता है? कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। मतलब मैं जो आपको हर साल 10-10 हज़ार रुपये डिविडेंड का दे रहा था, वो कहाँ से दे रहा था? मैं अपने प्रॉफिट में से दे रहा था। देखो ये मुझको प्रॉफिट हुए थे, इसमें से मैं आपको डिविडेंड दे रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे जो प्रॉफिट्स होंगे मैं उसमें से डिविडेंड दूंगा। ये नहीं कि आपका टाइम पूरा होगा तो मैं अपना एसेट्स बेच के आपको डिविडेंड दूंगा। कंपनी ऐसा थोड़ी करती है कि मेरे पास, अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि सर ठीक है लॉस किया कोई बात नहीं, एक काम करो अपना बिल्डिंग बेचो या अपनी मशीन बेचो, हमको हमारा डिविडेंड दो, कंपनी ऐसे करने लगे तो डूब जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कंपनी बताओ डिविडेंड कहाँ से देगी आपको? सर जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें से डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ 3 साल मैंने प्रॉफिट किया, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। 2021 में मैंने लॉस किया, क्या मैं आपको डिविडेंड दूंगा? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट ही नहीं तो डिविडेंड कहाँ से दूंगा? लेकिन आप सोचो, मैंने बोला था डिविडेंड तो फिक्स होता है, डिविडेंड फिक्स होता है मतलब आपको तो मिलेगा ही, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, ऐसा मैंने बोला था। मैं भी मुकर नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी भी मुकरा नहीं हूँ, मैं अपने बात पे अभी भी टिका हुआ हूँ। कंपनी आपको डिविडेंड देगी, लेकिन इस साल नहीं दे रही है ना, पैसा नहीं है अपने पास, प्रॉफिट नहीं है। तो देखो 2022 आया, 2022 में फिर लॉस हो गया कंपनी को। कितने का लॉस हो गया? 8 लाख का। फिर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल गया था, यहाँ मिल गया था, यहाँ मिल गया था, यहाँ डिविडेंड नहीं मिला, यहाँ डिविडेंड नहीं मिला। देखो यहाँ डिविडेंड नहीं मिला, यहाँ डिविडेंड। 2023 आया, 2023 में आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 20 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 लाख रुपए का। अब ध्यान से समझना, 2023 का आपका डिविडेंड देना बाकी है मेरा, बिल्कुल बाकी है। कितना? आप बोलोगे सर 10,000 रुपया। यहाँ का डिविडेंड कितना बाकी है? 10,000। ये 2 साल का मैंने 10-10 हज़ार का डिविडेंड नहीं दिया है। तो पता है मैं आपको 2023 में सिर्फ 2023 का डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं आपको ये जो पीछे का 20,000 था ना, 20,000 मतलब पिछला जो बाकी था 2 साल का, वो ऐड करके यहाँ पे टोटल कितना दूंगा आपको मैं? 30,000 रुपया। कितना दूंगा मैं आपको? 30,000। कब? जब आपने मेरी कंपनी का कौन सा शेयर खरीदा है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो क्या लिखा है आपने, आप अपने नोट्स में देखो, अपने नोटबुक में देखो क्या लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के लिए। मैं रीड करता हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। रीड करूँ मैं? देखो आपने क्या लिखा हुआ है,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग अनटिल इट इज़ फुल्ली पेड, मतलब वो एक्यूमुलेट होते रहेगा जब तक पेड नहीं हो। अभी मेरे एग्जांपल में 2 साल तक ही लॉस हुआ था, मान लो 5 साल तक लॉस हो रहा है, 5 साल तक, छठे साल में प्रॉफिट हुआ, 5 साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहेगा। जैसे ये 2 साल का एक्यूमुलेट हुआ तो कितना हुआ 20,000, वैसे 5 साल का अगर एक्यूमुलेट होता तो कितना होता, एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना, तो 5 साल का अगर एक्यूमुलेट होगा तो कितना होगा 50,000 रुपये। छठे साल में प्रॉफिट हुआ तो पिछले 5 साल का एक्यूमुलेट हो गया 50 और छठे साल का 10, टोटल कितना हो गया 60, तो मैं आपको छठे साल में कितना दूंगा 60,000 रुपये दूंगा। मीनिंग समझ में आ गया। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या है सर, वो शेयर्स जिसका डिविडेंड का पैसा डूबता नहीं है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, it means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid। मतलब क्या है इसका, मतलब है जब तक आपका अरियर नहीं हो जाएगा क्लियर, जब तक आपका अरियर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा डूबता ही नहीं है। कौन से पैसे की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड का पैसा नहीं डूबता है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का पैसा नहीं डूबता है। सर क्यों नहीं डूबता है, अरे जिस साल कंपनी ने लॉस किया उस साल तो आपको मैंने नहीं दिया। आप लोगों ने मेरे कंपनी का कौन सा शेयर खरीदा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आपको आपका डिविडेंड देते जा रहा हूँ, जब लॉस हो गया तो मैंने आपको डिविडेंड नहीं दिया, नो डाउट, लेकिन क्या वो पैसा आपका डूब गया, बिल्कुल नहीं। अगले साल फिर मुझे लॉस हो गया, फिर आपका डिविडेंड मैंने नहीं दिया, तो 2 साल, तीसरे साल मुझे प्रॉफिट हो गया तो तीसरे साल में आपको तीसरे साल का डिविडेंड तो दूंगा ही दूंगा, पिछले 2 साल का जो डिविडेंड का बाकी अमाउंट था वो भी दूंगा। क्यों, क्योंकि आपने मेरे कंपनी का कौन सा शेयर खरीदा हुआ है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बताओ मुझे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदने का फ़ायदा क्या है, सोचो जल्दी, फटाफट जल्दी दिमाग चलाओ। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा एक ही है, डिविडेंड का पैसा डूबता नहीं है। प्रॉफिट हुआ कंपनी का तो मिल जाता है उस साल, लेकिन कंपनी ने किसी साल लॉस किया तो क्या उस साल का डिविडेंड डूबेगा आपका, नहीं सर, वो एक्यूमुलेट होते जाएगा। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होते जाएगा, अगले साल प्रॉफिट हो गया तो मिल जाएगा। जब तक कंपनी लॉस करेगी तब तक उतने साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा, जिस साल कंपनी ने प्रॉफिट किया पूरा पैसा भर के मिल जाएगा। कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड देखो क्या लिखा है, नॉन, नाम से ही मालूम पड़ रहा है इसका, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट मतलब जमा होना, एक्यूमुलेट होना, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नहीं जमा होगा। मतलब आपने मेरी कंपनी का इसके पहले कौन सा शेयर खरीदा था, क्यूमुलेटिव। अब एग्जांपल चेंज करो, आप ऐसा अज्यूम करो आपने मेरी कंपनी का कौन सा शेयर खरीदा हुआ है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो क्या होगा, जिस साल प्रॉफिट किया है मैंने 18, 19, 20, उस साल का डिविडेंड तो दूंगा। 21 आया, लॉस हुआ, मैंने डिविडेंड नहीं दिया। 22 आया, लॉस हुआ, डिविडेंड नहीं दिया। 23 आएगा ना, तो जब प्रॉफिट होगा तो मैं सिर्फ 23 का डिविडेंड दूंगा, ये वाला जो पिछले लॉस का मैंने नहीं दिया था वो नहीं मिलेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको, जिस साल मुझे प्रॉफिट होगा उस साल का डिविडेंड दे दूंगा, जिस साल मुझे लॉस होगा उस साल का डिविडेंड का पैसा डूब गया। फिर 23 में जब प्रॉफिट हुआ था तो 23 का 10,000 मिलेगा, पीछे जो लॉस हुआ था ये एक्यूमुलेट नहीं होने वाला। तो नॉन क्यूमुलेटिव में नुकसान क्या है सर, नुकसान ये है जिस साल लॉस हो गया उस साल का डिविडेंड का पैसा डूब जाता है। फिर अगले साल अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो सिर्फ अगले साल का डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है। जैसे देखो 18, 19, 20 में कंपनी ने प्रॉफिट किया, कंपनी डिविडेंड दे देगी। 21, 22 में लॉस किया, क्या आपका डिविडेंड का पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 23 में कंपनी ने प्रॉफिट किया तो सिर्फ 23 का डिविडेंड मिलेगा, 21, 22 का डिविडेंड डूब चुका है आपका। डन, पक्का। तो अब सोचो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फिर उसका क्या मतलब था, फिक्स डिविडेंड है, कंपनी देती है, फिक्स डिविडेंड है। लेकिन देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को, तो इसको छोड़ के बाकी के जितने शेयर्स हैं, नॉन क्यूमुलेटिव को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी के जितने प्रेफरेंस शेयर है सबके सब क्यूमुलेट होते हैं, मतलब ये देखो, ये जितने नॉन क्यूमुलेटिव को छोड़ के बाकी सारे टाइप्स के शेयर में जो प्रेफरेंस, देखो जनरली अगर किसी ने पूछा आपसे कि बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता है या लैप्स हो जाता है। लैप्स मतलब डूब जाना, जैसे ना इनका 2 साल का लैप्स हो गया था, तो बोलने का सर जनरली उनका पैसा एक्यूमुलेट होता है, जब तक कि आपने स्पेसिफिकली आके मेरे से नॉन क्यूमुलेटिव नहीं खरीदा हो। अगर मेरे से आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया तो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा, डिविडेंड का पैसा डूब जाएगा जिस साल मैं लॉस करूँगा। लेकिन अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव के अलावा कोई भी खरीदा हुआ है तो सब आपका पैसा क्या होगा, क्यूमुलेट होगा।
कौन सा एक्यूमुलेट होगा पैसा? डिविडेंड का पैसा। कोई डाउट यहाँ पे? तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है या लैप्स हो जाता है? आप बोलोगे सर एक्यूमुलेट हो जाता है। लैप्स कभी होता है सर जब आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदा होगा तो आपका डिविडेंड का पैसा लैप्स हो जाए। लैप्स हो गया मतलब डूब गया। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग, अंदर रीड करो क्या लिखा हुआ है कंटेंट में। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड मतलब एक्यूमुलेट नहीं होगा। इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। जिस साल का नहीं मिला वो अब कभी नहीं मिलने वाला, डूब गया आपका पैसा। ठीक है। थर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अभी समझना ध्यान से। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कल मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे लास्ट में पैसा लेते हैं। सीखा था कि नहीं आपने? जल्दी बोलो, सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था। ये उनका फ़ायदा है कि नुकसान है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, ये उनका फ़ायदा है या नुकसान है? तो पता है आप क्या अभी सोच रहे हो, सर अगर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब एंड में जितना ज़्यादा पैसा बचेगा सब कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स। याद है ना वो पॉइंट आपने सीखा था कि लास्ट में जो भी बच जाता है सब कौन लेके जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा हम लोग ने सीखा था। इसका नुकसान भी सीखा था, अगर लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो उसका नुकसान है, राइट है। लेकिन अब देखो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुनो। लास्ट में जितना भी पैसा बच जाता है वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके जाता है, ऐसा भी नहीं है। अब बोलोगे सर आपने तो ऐसे ही सिखाया था। हाँ, लास्ट लेक्चर में ऐसा सिखाया था क्योंकि वैसा सिखाना ज़रूरत थी। अब देखो उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मॉडिफिकेशन मतलब आज जो बोलूँगा वो ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक आपको पता नहीं थे टाइप्स, तो इसके लिए मैंने बोल दिया सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाता है। लेकिन अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुनो। लास्ट में जो भी पूरा पैसा बचता है ना वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही, लेकिन सारा नहीं, एक लिमिट तक। फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया, मैंने एक बोला कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया। प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दोगे? बैंक से लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट दे दोगे, डिबेंचर होल्डर से लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट दे दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी दे दिया। अब बचा इक्विटी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचा है तो अब ये इक्विटी वाला अपने घर पे लेके जाएगा। लेकिन सारा जितना बचा है क्या सारा लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, एक लिमिट तक लेके जाएगा, पूरा पैसा नहीं, एक लिमिट होती है उतना तक लेके जाएगा। बाकी जो पैसा बच जाएगा ना उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब अब ये कोई रेसिंग थोड़ी है कि पार्टिसिपेट मतलब वहाँ जाके वो दौड़ेंगे। यहाँ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना मतलब उस प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मतलब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपको मैं आपका डिविडेंड दे चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने डिविडेंड नहीं दिया, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। आपको डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बारी किसकी आती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मैंने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया। अब भी पैसा बचा हुआ है तो ये पैसा मैं फिर किस में बांटूंगा? आप लोगों में बांटूंगा। क्या मैंने इसके पहले आपको आपका डिविडेंड दे दिया है? बिल्कुल दे दिया है। तो ये डिविडेंड के ऊपर और ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं? तो कंपनी के हैंडसम प्रॉफिट में। देखो जो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कह रहा हूँ तो इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? हैंडसम प्रॉफिट। जैसे आप बोलते हो हैंडसम, वैसे हैंडसम प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। तो जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है सबसे पहले किसको पैसा मिलता है? जनरली क्या ऑर्डर होता है? पहले इंटरेस्ट पे कर देते हैं, फिर जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स की बारी आती है तो किसको डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, मैंने आपको डिविडेंड दे दिया। अब इक्विटी वाले की बारी, इक्विटी वाले को भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, अब भी पैसा बचा है तो ये किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको मिलेगा? वो भी कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? सिर्फ पार्टिसिपेटिंग। सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब अरे अगर आपने मेरे कंपनी का ये वाला प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, तो जाके आपको पार्टिसिपेट मतलब आपको उसमें से हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट मतलब हैंडसम प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड मतलब आपका जो डिविडेंड था वो तो मैंने पहले ही दे दिया, उसको छोड़ के और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं भी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कब है? अगर आपने मेरी कंपनी का पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो क्या मैं आपको आपका डिविडेंड दूंगा? आंसर डिविडेंड तो मिलेगा। तो क्या आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा? मिलेगा। कभी? जब मेरी कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया हो, सरप्लस प्रॉफिट किया है या हैंडसम प्रॉफिट किया है, मतलब आपको डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी वाले को डिविडेंड देने के बाद भी पैसा बच रहा है,
तो फिर आपको भी मिलेगा। सर सरप्लस प्रॉफिट नहीं है तो, अरे तो फिर अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो आपको आपका डिविडेंड मिलेगा सिर्फ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नाम देखो, पार्टिसिपेटिंग क्या, उसको उल्टा कर दो, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब अगर आपने मेरी कंपनी का नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो क्या होगा, आपको सिर्फ आपका डिविडेंड मिलेगा, आपको कोई भी सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी किया है, आपको आपका डिविडेंड दे दिया, आप कौन हो अभी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, आपको देने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा बचा हुआ है इक्विटी वालों के लिए, इक्विटी वाले को भी दे दिया, पैसा अभी भी बचा है, क्या मैं आपको दे दूँ? नहीं दूंगा, क्योंकि आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब आप कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सर पार्टिसिपेट करना मतलब, अरे उसमें से हिस्सा लेने को पार्टिसिपेट करना बोलते हैं, उस प्रॉफिट में से हिस्सा लेने को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, कोई डाउट? फटाफट से बोलो, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये दो हो गए, अब इन दोनों की बारी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल। देखो कन्वर्टिबल क्या होता है, मैंने कहा था आप मेरे से जब शेयर्स खरीदोगे तो क्या परमानेंटली खरीद रहे हो, किस टाइम पीरियड के लिए खरीद रहे हो? आंसर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। से आपने मुझसे प्रेफरेंस शेयर खरीदा 12 साल के लिए, क्या बोल रहा हूँ, आपने मुझसे प्रेफरेंस शेयर खरीदा 12 साल के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने मुझसे, मतलब अरे मैं कौन हूँ, कंपनी हूँ, आप कौन हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपने मुझसे कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा, 12 साल के लिए। ठीक है, ठीक है सर, तो 12 साल तक क्या होगा, आपका पैसा मैं यूज़ करूँगा, बदले में हर साल मैं आपको डिविडेंड देते रहूँगा फिक्स रेट से। 12 साल पूरा हो गया तो आप बोलो अभी क्या होगा, क्या मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूँ? बिल्कुल नहीं, आपको मैं पैसा वापस नहीं करूँगा। मैं आपका जो प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान से सुनो, जो मैं आपका प्रेफरेंस शेयर है वो ऑटो कन्वर्ट कर दूँगा, किस में कन्वर्ट कर दूँगा, इक्विटी शेयर्स में। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर मेरे को कन्वर्ट नहीं करना है, मेरे को मेरा पैसा वापस दो, तो आपने कन्वर्टेबल ख़रीदा ही क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्ट कराना था, इसके लिए तो आपने कन्वर्टेबल ख़रीदा ना। समझ में आ रहा है? अगर आपको आपका पैसा ही चाहिए होता तो आप कन्वर्टेबल थोड़ी खरीदते। ठीक है, तो आपने कन्वर्टेबल ख़रीदा, इट मीन्स कि आपको आपका शेयर कन्वर्ट कराना है, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट करा। अच्छा, कन्वर्ट करके कौन से शेयर में जाता है, इक्विटी शेयर में जाता है। देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अरे मेरे केस में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 12 ईयर्स था, आपने 12 ईयर्स के लिए ख़रीदा था, तो आफ्टर 12 ईयर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 12 साल तक आप मेरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, जैसे ही वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा सारे आप कंपनी के कौन बन जाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब अब मैं आपको डिविडेंड दूंगा, वो फ्लक्चुएटिंग होगा। अब जो आपका ये पैसा है मेरे पास, जितना भी पैसा, अब वो परमानेंट हो गया। मतलब परमानेंट मतलब जब तक अभी कंपनी तब तक आपका मेरे पास पैसा। सारे फीचर्स कौन से हो जाएंगे बोलो, इक्विटी वाले हो जाएंगे। सारे फीचर्स कौन से हो जाएंगे, इक्विटी वाले। फिर से रिपीट कर दूँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स सर वो प्रेफरेंस शेयर जो एक टाइम पीरियड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में। ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डन, ओके। नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब नाम से ही मालूम है वो शेयर्स जो कन्वर्ट नहीं होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सिंपल, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कन्वर्ट नहीं होंगे। अच्छा सर, कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, आप ज़रा सोचो, आपने मुझसे 12 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदा है नॉन कन्वर्टेबल, तो 12 साल पूरे हो गए, तो क्या वो कन्वर्ट होगा इक्विटी में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन कन्वर्ट। तो क्या होगा, तो आपका पैसा मैं रिडीम कर दूंगा। रिडीम कर दूंगा मतलब रीपे कर दूंगा, जितना भी आपने पैसा दिया था वो रिडीम कर दूंगा, वापस कर दूंगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ध्यान से देखना, रिडीमेबल, रिडीम का मतलब होता है रीपे करना। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम रीपे करना, रीपे करना। मेरे साइड से देखो, मैं कंपनी हूँ, कंपनी रिडीम करेगी मतलब रीपे करेगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पैसा जिसका वापस हो जाता है। मतलब देखो, सबसे सिंपल यही है, आपने मेरे से कितने साल के लिए शेयर खरीदा, प्रेफरेंस शेयर 12 साल के लिए। तो जब आप मेरे से 12 साल के लिए शेयर खरीदोगे, ये टाइम पीरियड मैंने बताया 12 साल, तो अब 12 साल के बाद क्या करूँगा, मैं आपका पैसा उठा के आपको रिटर्न कर दूँगा। यही तो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही होता है, इतना सिंपल है। हाँ देखो, redeemable preference shares are those shares which are redeemed after a certain period of time. Such shares must be fully paid up. अब देखो fully paid up क्या होता है, 11th में आपने सीखा है, कंपनी आपसे पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है।
याद है ना वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन से हैं? कंपनी आपसे पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है। सबसे पहले कौन सा मनी लेती है बोलो? एप्लीकेशन मनी। फिर कौन सा मनी लेती है? अलॉटमेंट मनी। फिर फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, या सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। हाँ या ना? सेकंड के बाद या फाइनल भी हो सकता है, या फिर यही सेकंड एंड फाइनल। तो इतने सारे स्टेजेस में आपसे कंपनी पैसा लेती है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो अगर आपने फुल्ली पे कर दिया, मतलब आपने सारे कॉल्स पे कर दिए हैं, तो ही जाके आपका शेयर्स मैं रिडीम करूँगा। क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने ये पूरा का पूरा सारे कॉल्स आपने मुझको पे कर दिए होंगे, तो ही जाके मैं आपका शेयर्स रिडीम करूँगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बताओ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब सर वो प्रेफरेंस शेयर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। अच्छा, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है? अरे जितने साल के लिए आप मुझसे शेयर खरीदोगे वही स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। आपने मेरे से शेयर खरीदा 7 साल के लिए, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड 7 साल। तो 7 साल के बाद मैं आपका पैसा आपको रिडीम कर दूंगा। ऐसे शेयर को क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है 1988 और मैंने क्रॉस किया हुआ है, देखते हैं क्या मतलब है उसका। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, दैट इज पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब समझो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही पता चल गया, जो रिडीमेबल नहीं होता है, रिफंडेबल नहीं होता है। लेकिन क्या ये ऐसा बोलना सही होगा रिफंडेबल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखो आपने मेरे से 7 साल के लिए, एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, आपने मेरे से 7 साल के लिए क्या खरीदा? प्रेफरेंस शेयर खरीदा। कौन सा वाला? इररिडीमेबल। 7 साल पूरे हो गए, 7 साल के पूरे होते, 7 साल के पूरे होते क्या मैं आपको आपका पैसा वापस दे दूंगा? सोचो, रिडीमेबल होता तो वापस कर देता। इररिडीमेबल अगर आपने खरीदा तो क्या मैं आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा? आंसर, वापस नहीं करूंगा, क्योंकि इररिडीमेबल है। तो आप क्या आपका पैसा डूब गया इसका मतलब? नहीं, आपको आपका पैसा मिलेगा, लेकिन कब? जब कंपनी वाइंड अप होगी मेरी कंपनी की जब क्या होगी? वाइंड अप, मतलब जब मेरी कंपनी बंद होगी ना, तब आपको आपका पैसा मिलेगा। तो लोचा है ना, आपने मेरे से 7 साल के लिए ख़रीदा, मैंने पैसा यूज़ कर लिया। अब इररिडीमेबल का मतलब क्या है? मैं आपको पैसा वापस नहीं देने वाला। कब तक? जब तक कि मेरी कंपनी बंद नहीं हो जाए। तो देखो फिर कंपनीज़ एक्ट में एक अमेंडमेंट आया। पहले कंपनीज़ एक्ट 1956 था, अभी 2013 आ गया। तो 1956 जो कंपनीज़ एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट आया था 1988 में। उस टाइम 1988 में एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट में उन्होंने बोला इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब इशू नहीं कर सकते आप। मतलब कंपनीज़ एक्ट 1956 था, उसमें अमेंडमेंट आया कभी 1988 में, तो हो गया कंपनीज़ अमेंडमेंट 1988। उसमें क्या बोला उन्होंने? अमेंडमेंट जब आया तो क्या बोला उन्होंने? कौन सा शेयर इशू नहीं कर सकते 1988 के बाद से? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ, अगर आज आप मार्केट में जाते हो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए, तो क्या आप खरीद सकते हो? क्वेश्चन रिपीट कर दूं, अगर आज आप जाते हो मार्केट में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए, तो क्या आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद पाओगे? आंसर, नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि 1988 के बाद से उसको कंपनी ने इशू करना ही बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा आंसर? फटाफट से बताओ, पूरा आंसर समझ में आया? फिर से रिपीट कर लें सारे पॉइंट्स। देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? सर जिसका डिविडेंड का अमाउंट क्यूमुलेट होते रहता है, मतलब पैसा नहीं डूबता है। जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल डिविडेंड मिलेगा। सर जिस साल लॉस हो गया उस साल डिविडेंड नहीं मिलता है, उस साल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या पैसा डूब गया? नहीं सर, वो जमा होते जाएगा। कब तक? जब तक कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर ले। सर कंपनी ने लगातार 6 साल तक लॉस किया, तो क्या 6 साल तक लगातार कंपनी का प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा? हाँ, मतलब अपना डिविडेंड, आपका डिविडेंड 6 साल तक है। 7वें साल कंपनी ने प्रॉफिट किया, 7वें साल पूरा उठा के आपको मिल जाएगा। तो फ़ायदा है कि नहीं? सर फ़ायदा है, डिविडेंड का पैसा डूबता नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड का अमाउंट क्यूमुलेट नहीं होता है। जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा, जिस साल लॉस हो गया उस साल का डिविडेंड डूब जाएगा। तीसरा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने सरप्लस प्रॉफिट किया, हैंडसम प्रॉफिट किया, आपको डिविडेंड मिल गया, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिल गया, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा बचा, तो उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। कब? जब आपने कौन सा शेयर खरीदा होगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, आपको सिर्फ आपका डिविडेंड मिलेगा, कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यूमुलेट हो गया, नॉन क्यूमुलेटिव हो गया, पार्टिसिपेटिंग हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गया। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब सर वो प्रेफरेंस शेयर जो एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर्स में। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल सर वो प्रेफरेंस शेयर जो एक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी में, तो फिर क्या होते होंगे? रिडीम हो जाते हैं। अगर कन्वर्ट नहीं होते तो क्या हो जाते हैं? रिडीम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही पता चल रहा है, टाइम पूरा हुआ क्या हो जाएगा? आपका पैसा रिडीम। रिडीम मतलब रीपे हो जाएगा।
लास्ट इरिडीमेबल टाइम पूरा होगा, पैसा रिडीम नहीं होगा। कब होगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी। वाइंड अप होगी मतलब जब बंद होगी। क्या अब ये शेयर इशू होता है? नहीं। कब से बंद हो गया इशू होना? 1988 से इशू होना बंद हो गया। कोई डाउट? फटाफट से बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में मुझे लिखो या व्हाट्सएप करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। होप आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। ओके, अपने प्रीवियस वाला वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको, और जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, देखो जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स देखो आपके सामने, क्योंकि ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोज़ एक एक क्वेश्चन करेंगे। रोज़ मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे। आपको पढ़ना कैसे? जैसे एक आंसर एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, देख के जैसे वीडियो कंप्लीट होता है, आपका काम क्या है बोलो फटाफट से, वो फटाफट से बाय हार्ट कर लेना है। क्या मुश्किल है इसके अंदर बताओ? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। अभी तक हम लोग ने कितने आंसर्स कर लिए? 4 आंसर्स कर लिए। पहला आंसर किया था हम लोग ने व्हाट इज़ शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स। फिर दूसरा आंसर किया था व्हाट इज़ इक्विटी एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी। यहाँ लिखा था व्हाट इज़ प्रेफरेंस एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस। और आज चौथा आंसर हम लोग ने किया, कौन सा आंसर है ये? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो ये पूरा जो चैप्टर नंबर 2 है, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को हर एक आंसर अच्छे से करना है, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।